बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ एक कमोडोर एस बहल, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं। बिहार में आज सियासत का सुपर संडे साबित होने जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एक रैली करने जा रहे हैं, वहीं विपक्ष वक्फ बिल के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली हो रही है और इसमें एआईएमआईएम के नेताओं के साथ साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ संसद से सड़क तक लड़े। अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल ये जो कार्यक्रम हो रहा है गांधी मैदान में, यहाँ जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये इमारते शरिया नाम की एक संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में बिल आया तो दोनों सदनों में कड़ा विरोध किया, फिर जेपीसी बनी, जेपीसी ने इस बिल को पास करा लिया गया, हमने तब भी इसका विरोध किया। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए इस वक्फ बिल के खिलाफ, वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने आगे ये कहा है कि हमारी जब सरकार बन जाएगी, वैसे उनके शब्द ने, इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में हैं वो जाने वाले हैं, जो संविधान को तोड़ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, उसमें एनडीए बीजेपी की सरकार जाने वाली है और हमारी सरकार आएगी तो ये बिल हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब इस खबर का जो है असली चीज़ ये है कि आपको याद है कि ये जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले पूरे देश के अंदर यही सिलसिला चल रहा था। वक्फ बिल को लेकर बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही थी। वक्फ बिल पास हो चुका है, वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग भी उसके ऊपर दे दी है। वक्फ बिल देश का कानून है। अब ये जो मजमे लग रहे थे इसके विरोध में, ये सिलसिला टूटा तब जब पहलगाम का हमला हुआ और पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ दौड़ पड़ी। और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद का जो पूरा माहौल था वो फिर एक लंबा वक्त चला, जिसमें लगभग 2 महीने तक वही पूरे देश के ऊपर छाया रहा। और अब जब जैसे जैसे स्थिति थोड़ी शांत हो रही है, लोगों के मन से वो ज्वार जो है थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, तो अब ये कहानी फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर के इस किस्म की बातें जो है देखने को मिलने लगी हैं। और अब एक कार्यक्रम ये बिहार में हुआ, उसमें तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति का चले जाना, चुनाव से पहले सिलसिला बिहार से शुरू हुआ है, अब जाने किस और राज्य तक पहुंचता है। त्रिपाठी जी, देखिए, किसी और राज्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसमें मुझे संदेह है, या जब चुनाव आएगा तो पहुंच जाएगा। लेकिन बिहार में इस तरह की रैली हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा कर रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा संकेत है राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बिहार में कमजोर हुई है। और इतनी कमजोर हुई है कि उनको यह लग रहा है कि मुसलमान भी क्या उनके साथ से कुछ हट सकता है क्या। और देखिए, मैं मतलब इसको अक्सर आप देखते होंगे चर्चा में भी ये आता है। हमको भी किसी ने कहा, एक मुस्लिम ने कहा कि हमको इससे दिक्कत नहीं होती है कि कोई हिंदू कुछ बात कर रहा है, लेकिन जब कोई मुसलमान उस तरह से मुसलमान के खिलाफ बात करता है, वो ऐसी बात करता है जो कुछ उसके हिसाब से लगे कि उसके जो तय खांचे हैं उससे अलग जाए, वैसे ही जब कोई ये हिंदू नेता आज के समय में फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करता है ना, तो हिंदुओं को थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। और पता नहीं है तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देश के हर हिस्से का जो जनादेश है वो भी बता रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा करती है हिंदू मुसलमान। अब चुनाव के ठीक पहले आप इतनी बड़ी रैली मुसलमानों की करेंगे, साफ साफ कहेंगे कि जो कानून संसद ने बना दिया हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि किसी विधानसभा के कूड़ेदान में डालने की कोई न व्यवस्था है, न संवैधानिक तौर पर वो उसके लिए है। अब अगर फिर भी ये कहना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ उनका डर बढ़ता चला जा रहा है। और वैसे भी ये तो प्रूवन फैक्ट है और डेटा बताता है कि नीतीश जी को बमुश्किल 10% के आसपास मुसलमान वोट मिलता है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, ऐसे अगर आएगा तो क्या हिंदू पोलराइजेशन बिहार में अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा होने जा रहा है। लालू जी के चरणों में अंबेडकर जी की तस्वीर और अब इस तरह का मुस्लिम जमावड़ा, ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार में तो के लिए खतरनाक है। बिहार में तो कभी ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलती नहीं है। कैसे नहीं चलती है? अगर नहीं चल रही होती, या तो आप कह रहे हैं कि देश भर में चलती है भाजपा के हिसाब से, तो वहां फिर इतने सालों से भाजपा की सत्ता कैसे? एक बार तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं। हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग
चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग, तो ये तेजस्वी यादव बोल रहे थे पटना के गांधी मैदान में, जहां वक्फ बिल के खिलाफ इमारत शरिया नाम की संस्था के द्वारा ये रैली आयोजित की गई है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। और मैं आपको उससे जुड़ी असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी एक और खबर बताऊंगा आपको, लेकिन फिर थोड़ी और बात सुनते हैं तेजस्वी यादव की। ये बड़ी साजिश है, वोट लेंगे फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के, अखबार के लोग विपक्ष की बातों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ बिल लाकर के मुसलमानों की जमीनें छीनेगी सरकार। फिर उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन की ड्राइव जो चल रही है बिहार में, उस पर भी सवाल उठाया और इसमें कहा कि गरीबों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा। तो दोनों बातें इस वक्त जारी हैं, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे इस वक्फ के बारे में और उसमें AIM का वहाँ पर मौजूद होना। अब मैं आपको ये भी खबर बता देता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, या इस कार्यक्रम में उनके लोग मौजूद होंगे, उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि क्या आप विपक्ष के साथ गठबंधन करेंगे बिहार के इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम आगे देखते हैं कि बिहार में गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर अगर बात नहीं बनती है तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ ऑपोजिशन क्या है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो RJD है, तेजस्वी यादव है, और पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के 5 या 6 विधायक जीत कर के आए थे, 5 और उसमें से एक छोड़कर बाकी इन्हीं तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए और बड़े लंबे समय तक कोसते रहे असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को। और बताओ, वो कहा कि तुमने हमारे लोग तोड़ लिए और हमारे लोगों को खरीद लिया, लेकिन वक्त आने पर हम बता देंगे, जाने क्या क्या। और आज वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। राहुल जी, देखिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था AIM का। 20 सीटें में, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 पे वो जीत गए थे। इस बार जो शुरू में बात हुई थी उसमें 100 सीटों पर AIM लड़ना चाहता था। ये सारी सीमांचल की सीटें हैं जहां पर वो जीत हासिल की थी उन्होंने 2020 में। और अभी अगर कुछ घंटों पहले का बयान देखें हम असदुद्दीन ओवैसी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं NDA को रोकना बिहार में, इसलिए हम जो है विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि RJD उसको कितनी सीटें देती है और कितने। स्टेटमेंट है, मैं सुनवा के आता हूं फिर आपके पास। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से NDA को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। ओवैसी साहब ये तो जानते ही हैं कि भाई उनका जो भी कुछ है वहां पर बिहार में सीमांचल में ही है। पर देखिए, कोशिश ये रहेगी, महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि जो मुसलमान वोट है वो वहां बटे नहीं।
यही कोशिश आपको इन सब चीजों में दिखाई देगी, क्योंकि वहां छोटी पार्टियां भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, बाकी सब भी हैं। अगर मुस्लिम वोट बटा तो एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक बात है कि आज वैसे आप पिछले कई चुनाव उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही बयान असदुद्दीन ओवैसी के हर इलेक्शन से पहले आते हैं कि हम विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, हम जैसे एनडीए या बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह है विजय जी कि कोई ऑपोजिशन पार्टी इनको गले नहीं लगाती? इसलिए क्योंकि वो दोनों के बीच में वोट तो कॉमन है ना। जिन पार्टियों के साथ आपको जाना है उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी का वोट कॉमन है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो बीजेपी की नंबर 2 पार्टी है, बीजेपी के साथ उनका काम चलता है, रिश्ता बना रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समझने बात को, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। आज इतनी बड़ी रैली की है तो कोई भी नेता होगा तेजस्वी जी जैसा, तो वो लालच कहाँ छोड़ रहा है। वो तो हाथ में वो काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात क्या है कि नेताओं के दिल बड़े होते हैं, और जो प्रकृति की 2 तोहफे मैं कहता हूँ, एक होता है स्मृति और एक होता है विस्मृति। ये दोनों के दोनों तोहफे जो है वो नेताओं के पास होते हैं। स्मृति ऐसी कि वो इमरजेंसी को भी याद करते हैं, सावरकर को भी याद रखते हैं, और विस्मृति ऐसी कि जो पिछले इलेक्शन में चले गए थे उसके बाद भी दोस्ती रख लेते उसके बाद भी दोस्ती करने के लिए। तो इसलिए उनका दिल बड़ा है। वक्फ का मामला फिर फोरफ्रंट पे आ गया क्या? वक्फ का तो आएगा ही, खासतौर से जब बिहार का चुनाव होगा। तो अभी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार में तो वो चलाएंगे ही इसको कि भाई बिहार को किस तरह से उसमें वक्फ का विरोध किया जाए। उसमें तेजस्वी जी भी हैं और ये भी हैं, ओवैसी साहब भी हैं, तो वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। और आप देखिए कि ओवैसी जी ने बहुत एक संतुलित सा बयान दिया है कि अभी स्पेस बनाया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कहेंगे, क्या आप समझते हैं कि एआईएम में प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कितनी सीटों पर लड़ना है? या इनके प्रदेश अध्यक्ष ही इकलौते विधायक थे जो बच गए थे, बाकी चले गए। हाँ, तो और अच्छी बात है कि वो चुनाव के बाद उनके साथ जाएं, इससे बढ़िया चुनाव से पहले ही दोनों लोग मिलकर काम करें। लेकिन फिर अगेन इनको क्यों बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो है, कांग्रेस या और दल जो है, क्यों नहीं खुलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनावों में आते? ये डर कि इससे दूसरा हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। देखिए, एक तो दूसरा वोटर नाराज होगा, और अभी राहुल जी ने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। भाई देखिए, आज भी 2020 वाले को वो क्रिकेट वाली मान्यता नहीं मिलती है। असदुद्दीन का स्ट्राइक रेट है ही इसलिए अच्छा कि वो 2020 के खिलाड़ी हैं। और ये जो विपक्षी गठजोड़ है, ये कतई नहीं चाहता है कि ये टेस्ट क्रिकेट, पॉलिटिकल टेस्ट क्रिकेट में वो शामिल हो जाए, इसलिए उनको नई जगह पर नहीं देता है। कल को असदुद्दीन ओवैसी जो 5 जीते, इस बार 15 जीत जाए और एनडीए की सरकार में 7 की कमी हो जाए और उसके बाद वो एब्सटेन कर जाए, तो क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी पर इस गठजोड़ को भरोसा नहीं है, ओवैसी को नहीं भरोसा, यानी दोनों वाइस वर्सा है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अभी चूंकि मुसलमान बहुत चल रहा है, अभी जिस तरह से रैली की है, और मैं रणनीतिक तौर पर इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। अभी हम लोग जब इसके पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान या कोई भी जात तो सब जगह होती है भाई, कहां नहीं होती है। आरोप किस पर लगता है और उसका परिणाम किधर जा रहा है, वो उससे तय करके बात कही जाती है। अब ये, इसको क्या आप कम्युनल रैली कहेंगे? इसको क्या टीवी के डिबेट में कम्युनल रैली किया जाए? कहा जाएगा कि जिस बात को, जिस कानून को संसद ने बाकायदा सारी जितनी प्रक्रिया थी सब करके लागू किया है, उसको तेजस्वी जी काली पट्टी करके कह रहे हैं ना हम तो मानेंगे नहीं, विधानसभा में जीते तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या इसका मैसेज बिहार के लोगों में नहीं जाएगा? जा रहा होगा। और जो करंट दिख रहा है इस रैली में, कमाल का जोश है। मतलब ऐसा जोश तो मैंने पिछली जितनी रैलियां हुई थी उसमें इस तरह का जोश नहीं देखा जो आज जोश है। चुनाव के नजदीक पहुंचते जब ये जोश बढ़ता है तो जोश का दूसरा वाला प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, और मुझे वो होती हुई दिख रही है। एक खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई भी है। शुभमन गिल जो है ना, टेस्ट कैप्टन हो गए। एक अपडेट में बता रहा हूं आपको, एक समय के बाद तो होते ही नहीं। अरे देखिए, नालंदा में है चिराग पासवान आज। सर, आप किसी भी खबर में कंट्रीब्यूट करना चाहें, कर सकते हैं सर जी। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता था मैं, ये कहते हुए कि इस 17% के करीब मुस्लिम वोट है वहां पे, और इस बार आप फोकस देखिए सारी पार्टीज का है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बिहार की जो अनएम्प्लॉयमेंट है 3.9% है, जो कि नेशनल एवरेज 3.2 से काफी ऊपर है। ये 2023 की फिगर्स है, उसके बाद से ऑफिशियल फिगर्स नहीं मिली है मुझे कहीं पे भी। और तीसरी चीज आ जाती है, इसमें बहुत सारे ऐसे एंट्रेंट्स हैं जो यंग हैं इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो चाहे हम प्रशांत किशोर को कहें, या फिर हम कहें जो कन्हैया कुमार को कहें, या फिर कहें हम तेजस्वी यादव को। और इस बार कन्हैया कुमार ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बनेंगे।
ये इन्होंने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया ताकि वो जो एक तोड़ होना था इन दोनों के बीच में वो ना हो सके। कंफ्यूजन बनी हुई थी क्योंकि कांग्रेस नहीं बोल रही थी पहले। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है मुस्लिम वोट तो वही 17% है, वो सभी ले जाना चाहते हैं, तेजस्वी भी ले जाना चाहता है, पर प्रशांत किशोर भी लेके जाना चाहता है, कांग्रेस भी लेके जाना चाहती है, और एआईएम का भी वही एक वोटर बेस है जो कि सीमांचल पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नालंदा में चिराग पासवान रैली कर रहे हैं। आज नालंदा में ही कल प्रशांत किशोर ने शक्ति प्रदर्शन किया था। नीतीश कुमार का गढ़ है ये, और प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि मैं इस बार लिख के दे सकता हूं कि जनता बदलाव के लिए वोट डालेगी। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 60% जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। बिहार में लोग इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए वोट डालने वाले हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि 2 साल तक आप गांव-गांव गए, लोगों से मिले, आपका अपना आकलन क्या है? आपकी बातों को लोग किस तरह से देख रहे हैं? मेरा आकलन ये है कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव के लिए तैयार है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का समर्थक हो, वो चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, ये भ्रष्टाचार का राज खत्म हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। और जो आप भीड़ देख रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इस गर्मी में। क्यों आ रहे हैं? वो प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रहे हैं, वो जनसुराज को देखने वोट देने नहीं आ रहे हैं, वो इस आशा और विश्वास से आ रहे हैं कि बिहार में अब एक नई व्यवस्था बनेगी जिसमें उनके बच्चों की बात होगी, जिससे उनके बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, जिससे उनके बच्चों का पलायन रुकेगा, बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। और यही बदलाव की चाहत वाले हजारों की संख्या में लोग आप देख रहे हैं कि जुट रहे हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि भीड़ तो आ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में भी तब्दील होगी? और अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वाला राज्य है, कैसे जाति के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे? भाई ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये सवाल अभी हम सबसे पूछे हैं, इनका विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए भैया, जाति पर वोट दीजिएगा कि जनसुराज के लिए वोट दीजिएगा? आप तय कर लीजिए। अरे भाई, जाति खाली बिहार में थोड़ी ना है, ये तो आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों ने और नेताओं ने ये बता दिया। आप बताइए, कर्नाटक में लिंगायत बोकालिगा नहीं है क्या? आंध्रा में कापू रेड्डी कम्मा नहीं है क्या? गुजरात में पटेल क्षत्रिय नहीं है क्या? यूपी में जाति नहीं है? अरे भाई, जाति अपनी जगह पर है। हम लोगों ने सब ने मोदी को वोट दिया है, मोदी हम लोग के जाति के हैं। जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया है वो सब मोदी के जाति के हैं। ये आप भ्रम मत पालिए। लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, जाति और धर्म की बात नहीं है। कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास, तो लालू के डर से लोगों को देना पड़ता था नीतीश भाजपा को। चुनाव आयोग की जो पहल है, चुनाव के ठीक पहले वोटर पुनरीक्षण की, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। कई पार्टियों ने इस पर सवाल खड़ा किया। अगर चुनाव आयोग इस तरह का कोई नया प्रयोग कर रहा है जिसमें इलेक्टोरल रोल को बदलने की बात हो रही है, उसमें संशोधन की बात हो रही है, उसमें से नाम जोड़ने हटाने की बात हो रही है, तो उस पर सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के बीच में रखे, लोगों को ये बताए कि किनका नाम हटाया जाएगा, जिनका हटाया जाएगा उनको क्या ऑप्शन होगा अपना नाम जुड़वाने के लिए, और किनका नाम जोड़ा जाएगा। अब प्रशांत किशोर एक बात जो ये नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं, वो ये पहली बार नहीं, वो तो दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि वो इस बार जाने वाले हैं, वो इसी अब शारीरिक मानसिक अवस्था में ही नहीं है कि वो बिहार चला सकें, और ना वो बिहार चला रहे हैं। अब इन्होंने एक नई बात कही है कि 60% जनता बिहार की बदलाव चाहती है। अगर किसी भी प्रदेश की 60% जनता बदलाव चाहती हो तो फिर तो एक तरफा चुनाव परिणाम आना चाहिए। फिर चाहे वो वोट बटे ना बटे वही मटीरियल है। 60% लोग अगर खिलाफ हो गए किसी के, तो फिर किसी ना किसी एक को तो मेजॉरिटी विपक्ष में मिलनी ही चाहिए। एक सवाल तो ये। फिर एक और इन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग जो 60-70% हुआ करती थी, वो आज 17% हो गई है। मतलब इतने ज्यादा अलोकप्रिय नीतीश कुमार हो चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का अपना कोई काडर नहीं था, और अब तो पार्टी में और कोई बचा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब बीजेपी के साथ मिल गए, अकेले एक नीतीश कुमार ही खड़े हैं, जेडीयू का अब कोई अस्तित्व नहीं है। और इस चुनाव के बाद सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बन ही नहीं सकते। पहले तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, और जीत भी गए तो बीजेपी नहीं बनाएगी उनको। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि सवाल इस बात पर उठेगा कि जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं मतलब जो प्रशांत जी कह रहे हैं उससे बहुत सी बातों से सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि बदलाव 60% जनता चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। जो कुछ वहाँ बिहार की बेहतरी होनी है, उसको जो लगेगा उसके लिए वो बदलाव तय कर रही है।
वही कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भाजपा के तो सब लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि आगे क्या हो सकता है। और एक बात इसको समझिए, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी, इन दोनों का दर्द लगभग एक जैसा है। दोनों सत्ता के अधिष्ठानों में बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, वो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, प्रधानमंत्री रहे, ये रोज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनवाते रहे, तो सत्ता के बड़े ऊपर ऊपर रहे। तो इनको लगता है कि हम तो एक झटके में ये कहें और हो जाए। लेकिन मुश्किल क्या, जैसे राहुल गांधी हर चुनाव में कहते हैं कि अब तो जनता सब पलट देगी, अंत में परिणाम कहां आता है। प्रशांत किशोर की मुश्किल, जेडीयू पर कब्जा करना चाहते थे, कांग्रेस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर चाहते थे कि हमको कांग्रेस सब कुछ दे दे, हम ही चलाएं कांग्रेस। जब कुछ नहीं हुआ तो कहे अच्छा चलो अब हम अपनी, मतलब दुकान नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। सवाल यहां यह है कि क्या जिन नीतीश कुमार के लिए वो कह रहे हैं, जिनका 15 से 18% का वोट बैंक है, उनका अब तक 5% का भी कोई वोट बैंक तय हो पाया है? इसका जवाब है नहीं। और जब इतना टफ कॉन्टेस्ट होगा, जो अभी वक्त पर जो रैली दिख रही थी, ओवैसी का चार्ज भाषण, तेजस्वी का जो मेहनत और जो भाषण कर रहे हैं, लालू जी इस अवस्था में भी अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ेगी नहीं, सामदाम दंड भेद सब करेगी, चिराग पासवान कह रहे हैं, उसमें प्रशांत जी के लिए जमीन कहां है? कौन सा वोटर है उनके लिए? और क्या शिक्षा रोजगार पर तो हर जगह वोट होता है। चुनाव में इररिलेवेंट है? नहीं, इररिलेवेंट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन अभी इस चुनाव में कोई वो फैक्टर होंगे, ये मुझे कतई नहीं इस चुनाव में एक फैक्टर वो वोटर लिस्ट जरूर बन गया है। वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अभी तेजस्वी यादव इस पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वोटर का नाम काटने की साजिश हो रही है। अब यही बात अभी प्रशांत किशोर ने कही, उस वैसे नहीं कही, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इस एक्सरसाइज की क्या प्रक्रिया होगी, वो जरा बताई जानी चाहिए, इसमें क्या सेफगार्ड्स हैं वो बताए जाने चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नाम, जो मान्य वोटर है उसका नाम इसमें से नहीं कटना चाहिए। एक इसमें मैं टीएमसी की बात भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके बाद अगले साल बिहार में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। तो टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक संस्था है, लेकिन कोई भी संवैधानिक संस्था बीजेपी का ब्रांच ऑफिस नहीं बन जानी चाहिए। राहुल जी वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, ये है क्या रिवीजन? आप सबने इस पर काफी चर्चा की होगी। ये इस रिवीजन के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 1987 से पहले जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ होगा, उसको अपने जन्म स्थान और अपनी जन्म तिथि का प्रूफ देना पड़ेगा। जिसका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, उसको अपने प्रमाण पत्रों के साथ अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो 2004 के बाद पैदा हुआ है, मतलब जो आज की तारीख में 21 साल तक का वोटर होगा, उसको अपने सबूत देने, अपने जन्म से जुड़े हुए और अपने माता पिता दोनों के देने हैं। इसको लेकर के इतना हंगामा हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज क्यों? अब किसी नेता ने कहा कि ऐसे ही हरियाणा में किया गया था और महाराष्ट्र में भी किया गया था, वहां के वो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 8% वोट जो है वो, उनका आरोप है कि वो बढ़ गया था। देखिए, एक लॉजिकल तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि 2003 में बिहार में जो है ये जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन हुआ था, अब दोबारा किया जा रहा था। ये तो लॉजिकल लगता है कि रिवीजन किया जाना चाहिए, क्योंकि कौन लोग जो हैं वो वोटर हैं वहाँ पर। ये भी बात बार बार आती है कि बहुत सारे लोग जो है घुसपैठिए जो हैं वो भारत में एंटर जो बाकी देशों से कर गए हैं, उनकी वोटर लिस्ट से नाम जो है कटने नहीं चाहिए? क्या उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है? कोई असामान्य प्रक्रिया हो रही है? असामान्य मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई नॉर्मल चीज हो रही है। नॉर्मल कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये बात तो सही, कई चीजें जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ये है कि क्या इतने कम समय में आप 8 करोड़ लोगों का इस तरह का रिवीजन कर सकते हैं? ये एक आरोप है। दूसरा ये है कि क्या जो है इलेक्शन कमीशन, जो उस पे इलेक्शन कमीशन पे जो बातें की जा रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह से लोगों के जो वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा। एक बात ये भी है कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर बेंगलोर में काम कर रहा है और वो जो है उसके पास क्या अपना जन्म प्रमाण पत्र होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें, पर उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो पेश कर सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये एपिक नंबर और वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन है, एक एपिक नंबर पर एक ही वोटर कार्ड बने, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि ये इतना डॉक्यूमेंट कौन दे पाएगा? गरीब आदमी जो है, सारे डॉक्यूमेंट नहीं देने ना, वो तो डॉक्यूमेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट से आप कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट थोड़ा पेश करने उसमें आप नहीं, इसको तो विपक्ष ऐसे पेश कर रहा है ना कि जैसे डॉक्यूमेंट मांग करके आप कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट मांग, अरे कैसे देगा, कोई कागज कैसे दिखाएगा? ये कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम फिर हावी हो गया है।
सवाल ये है कि किसका हाई स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है भैया। हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। अब इतनी सामान्य सी बातों को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही कहें करना चाहते हो तो ये करो तो कहते हैं अरे इसमें तो एनआरसी आ गया। और अगर एनआरसी ये आ भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है भाई? देश के हर राज्य में कौन वहां का नागरिक है, कौन मतदाता है, हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया की रोज बात करते हैं। अभी इमरजेंसी के 50 साल बीते, कोई दूसरा आपातकाल लगा दे, तानाशाह हो। एक चीज, मतदाता ही अगर आपका फर्जी निकल जाए, मतदाता ही अगर बांग्लादेशी निकल जाए, रोहिंग्या निकल जाए या कोई दूसरा व्यक्ति निकल जाए, तो ये तो सीधे सीधे संविधान को खतरा है। नहीं, अब लेकिन मामला अब उससे और आगे जा चुका है। अब तो चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगे ना। राहुल गांधी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मैच फिक्स किया महाराष्ट्र का बीजेपी के साथ मिलकर के। वही मतलब अंदेशा जो है जता रही है पार्टियां इस बात। दोबारा देखिए, टेक्निकली देखें तो ठीक ही चल रहा है और इसमें कोई विरोध नहीं करेगा कि भाई रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसका भी अभी हिसाब नहीं हुआ। भले ही इलेक्शन कमीशन ने उसको साफ कर दिया, लेकिन वो एक लेयर उसकी बनी हुई है। मुद्दा क्या है कि यदि वोटर फर्जी है तो उसका तो रिवीजन होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट दोबारा बन जाए। लेकिन ये लिस्ट 2024 के चुनाव से पहले बन सकती थी, आपके पास बहुत लंबा समय था, ठीक है। और 2024 के चुनाव में नहीं बनाई क्योंकि वो तो बड़ा चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव है। मान लीजिए उसको नहीं बनाई तो 2024 में मई में चुनाव हुआ, आज 2025 के जून में हम बैठे। 1 साल चुनाव आयोग के पास था कि वो इस पर पूरे विस्तार से काम करता। समझे? मैं चुनाव आयोग पर सवाल नहीं, लेकिन क्या 1 महीने में 8 करोड़ लोगों के सारे रिवीजन, फिर उसके बाद आपके पास 1 महीने का वक्त है जिसमें आप आपत्ति, ऑब्जेक्शंस ये सब करेंगे, वो तमाम तरीके की आशंकाएं खड़ी करता है। क्या इतने कम से, और उसके पास समय था ना 1 साल। कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा कि रिवीजन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन 1 साल के जो समय था उसमें नहीं किया। और ये तो है नहीं कि आज ही हुआ है, ये कुंडली तो जन्मपत्री मिलाकर तो देखना नहीं था। चुनाव आयोग को तो पता था ना कि कब होने बिहार विधानसभा के चुनाव। इसमें कोई बहुत ऐसा बात नहीं है। तो वो 1 साल में उस दौरान उस काम को कर सकता था। और आज जब हम चुनाव प्रोसेस में पहुंच गए हैं उस समय ये करना। और उसमें एक और सवाल हो रहा है कि अब वो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आपके पास सब कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, आप उनकी लिस्ट दे दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना ये कैसे कर देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे देंगे तो आप तो उनको धमका लेंगे। तो केवल जो सिस्टम पर जिस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर आशंका है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिवीजन को लेकर और जो बात हो रही है कि उसमें गलत है सही है। और फिर मान लीजिए 8 करोड़ में से आपने 1 करोड़ मतदाता निकाल दिए जी, तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। अब अगर वो फर्जी हैं तो फिर निकाले नहीं, फर्जी हैं तो वो 1 साल में करते ना। क्या 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं को आप चेक कर सकते हैं 1 महीने में? वो तो फर्जी जो थे तो वो लोकसभा में भी होंगे। हाँ, फिर लोकसभा में भी रहे होंगे ना। वही मैंने कहा कि 2024 के चुनाव में कोई आज तो नहीं आ गए ना 1 करोड़ लोग। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये जो गोल गोल साइकिल है कहाँ रुकेगा? हर चुनाव के पहले, इस चुनाव के बाद। अब बंगाल में हल्ला हो रहा है, बंगाल का चुनाव तो अभी नहीं, बंगाल का भी काम शुरू हो गया। हाँ, तो महाराष्ट्र में जब हुआ था, मैं तो कह रहा हूँ वो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ठीक है कि इसका समय और होना चाहिए। हाँ। तो पार्टियों को कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनका पूछ रहे हैं, पार्टियों को खुद अपने हर जिले में हर बूथ पर कहना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा ये है, पार्टी का प्रतिनिधि ये है। आप वो प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से करिए और हम देखेंगे कौन लोग जुड़े हुए हैं कौन। और मैं बार बार कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति 4 जगह वोट दे रहा है, 2 जगह वोट दे रहा है तो ये ठीक नहीं है। मतदाता सूची तय कर किया जाना चाहिए। और अगर उस तरफ हम जा रहे हैं कि हम आधार से जोड़ पाए तो और अच्छा होगा। सर प्लीज शॉर्ट, उसमें तो आधार को शामिल ही नहीं किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर वोटर लिस्ट अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर जब 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर इलीगली रह रहे हैं और कई पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं और खासकर इन्हीं एरियाज में रह रहे हैं इलीगली, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो समय की बात आती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75% के करीब जो बिहार में हैं वो 35 साल या उससे नीचे के हैं। तो इस बार वोटर में कई लोग नए ऐड होंगे।